हेलो एवरीवन, WMT के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल हमने किया था प्रश्न नंबर 3 और 4, प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 गणित। प्रश्न नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें जांच करना है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई प्राकृत संख्या n है उसके लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, 0 पर समाप्त होगी या नहीं। तो देखते हैं। यह होता है कि जो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का रूप होता है। तो यहां लिखेंगे ये किसी संख्या के लिए यदि वह 0 पर समाप्त हो तो उसके किसी भी संख्या के लिए यदि वह 0 पर समाप्त हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का रूप होता है। यदि कोई संख्या जो 0 पर समाप्त हो तो उसके लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का रूप होना चाहिए। तो हम 6 की घात n के लिए देखते हैं। हमारे पास संख्या कितनी है? 6 की घात n। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 3 और उसकी घात n इसकी घात लगाई हुई है, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गई 2 गुणा 3। तो यदि किसी संख्या यदि 0 पर समाप्त हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का रूप होता है। तो यहाँ 2 गुणा 5 का रूप नहीं है, तो क्या लिखेंगे? अतः 6 की घात n संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का रूप नहीं है, यहाँ 2 गुणा 3 का। यदि 2 गुणा 5 का रूप होता है तो वो 0 पर समाप्त होती है संख्या। प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। हमें बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, इनकी व्याख्या करनी है, इनको पूरा एक्सप्लेन करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो पहली संख्या लेते हैं। पहली संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। पहले इसका देखते हैं कि ये भाज्य संख्या क्यों है, उसके बाद ये दूसरी। तो इसमें देखो ये सभी तीनों संख्याएं गुणा में, उसके बाद में ये प्लस में है। तो इन दोनों में कॉमन संख्या कौन आ जाएगी? 13 कॉमन आ जाएगी। यहां पर बचेंगे 7 गुणा 11, 13 कॉमन आ गया और प्लस का 1 इस तरफ 1 बच गया। 13 का 13 लिख दिया। 11 7 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 बन गया 78। तो 13 गुणा 78, 13 का गुणा हो गया 78 से। 13 एक अभाज्य संख्या, इसके कोई गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, लेकिन 78 के गुणनखंड हो रहे हैं। देखते हैं 78 के अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया 3, 18 में 9, 39 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 का देंगे 13, 13 में 13 का एक बार। तो 78 के अभाज्य गुणनखंड आते हैं 78 2 भाग 3, 18 में 9, ओके, 3 13 13। तो 78 के अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं 2 गुणा 3 गुणा 13। ये जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ रहे हैं 13, 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। ये जो भी संख्या बनेगी इनसे उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य
संख्या हैं। इसका कारण है कि ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, और एक के अलावा जब भी अन्य गुणनखंड होते हैं तो वह संख्या होती है भाज्य संख्या। एक के अलावा जो भी गुणनखंड होते हैं, अलावा गुणनखंड होते हैं, तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। तो ये जो भी संख्या होगी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसको मान हल किया, हल करने पर ये मान प्राप्त हुआ जो कि 13 गुणा 78 एक संख्या बन रही है, और 13 गुणा 78 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 आ रहे हैं, तो ये भाज्य संख्या है। ये इसका कारण है। क्यों कारण पूछा था? ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, और अन्य गुणनखंड है इसलिए ये भाज्य संख्या है। दूसरा देखते हैं। दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 2 1 प्लस 5। तो इन दोनों में भी यहां से 5 कॉमन, यहां से, तो ये 5 कॉमन संख्या, बाकी वाली संख्या को गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 2 1 प्लस 1, 5 कॉमन, 2 2 3 6 6 चौके 24, 24 का 7 छके 42 से गुणा कर लेते हैं। 24 दूनी 48 का 8 4, 24 का 4 से गुणा, 24 48, 24 24 चौके 96, 96 और 4 100, ये आया 1008, 1008 प्लस 1, 1008 प्लस 1, तो 5 गुणा आ गया 1009। 1009 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 का भाग जाता नहीं, शायद ये आगे भी नहीं जाए। इसके अलावा देख लेते हैं, यहां पर भी यदि ये संख्या मानी जाए तो इनमें अभाज्य गुणनखंड 2 आ रहे हैं जो कि 5 गुणा 1009 है, 5 गुणा 1009 है। तो इस संख्या के भी गुणनखंड 1 के अलावा आ रहे हैं, तो अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में भी 1 के अलावा गुणनखंड अन्य गुणनखंड हैं। तो यही कारण इसका लिख देंगे, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है क्योंकि यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 के अलावा गुणनखंड भी हैं, 1 के अलावा गुणनखंड भी हैं। दोनों संख्याओं में यही आया है। व्याख्या कीजिए, इन दोनों में व्याख्या करना था कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इस संख्या को हल किया, जिसके अभाज्य गुणनखंड में ये संख्याएं आ रही है, तो ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 के अलावा अन्य गुणनखंड है, वही इसमें आया है। इनको हल करने पर पता चला कि ये अभाज्य गुणनखंड में अलावा गुणनखंड आ रहा है, तो ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 के अलावा भी गुणनखंड हैं। यदि 1 के अलावा कोई संख्या का गुणनखंड नहीं होता है तो वह अभाज्य संख्या होती है, और ये भाज्य संख्या क्यों है यही इसका कारण बताना था। इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं सोनिया को, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं यहां से यहां तक एक चक्कर लगाने में, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब इनमें एक 12 मिनट में चक्कर पूरा करता है तो दूसरा 18 मिनट में। सोनिया 18 मिनट लगाती है और रवि 12 मिनट में पूरा करता है। अब ये कंडीशन दी है कि ये दोनों एक ही स्थान पर शुरू करते हैं, एक ही दिशा में शुरू करते हैं और एक ही समय पर यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, तो ये पुनः एक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो ये प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे ये पता करना है। तो प्रारंभिक स्थान में जब तक ये 18 मिनट में चक्कर लगाता है तब तक रवि आगे निकल जाता है, इसलिए इनके
चक्कर में कितने बार चक्कर में या कितने समय बाद इनका बराबर मिलना होगा। तो देखते हैं इसके लिए 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। 18 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 3, ये हो गए 18 के अभाज्य गुणनखंड। 3 दूनी 6, 6 3 18। तो इन दोनों का ज्ञात कर लेते हैं इसके लिए LCM। तभी पता चलेगा कि रवि कितने चक्कर में वहां मिलता है और सोनिया कितने चक्कर में वहां आती है वापस। तो LCM देखते हैं। तो LCM में ये इन दोनों में कॉमन है और 3 भी कॉमन है, पीछे 2 और 3 बच रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2 कॉमन वाला, दूसरी संख्या 2 और तीसरी कॉमन वाली, और ये एक बार आई है वो संख्या। देखते हैं कितना आता है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। LCM आया 36। तो 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका आंसर आएगा दोनों अतः दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान में 36 मिनट बाद मिल रहे हैं, तो कितने चक्कर हो रहे हैं वो देख लेते हैं। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे तो कितने चक्कर में होगा, यहाँ देखें 18 दूनी 36। सोनिया 2 चक्कर लगेगी 36 मिनट में, तो दूसरे चक्कर में सोनिया इस प्रारंभिक स्थान पर आ जाएगी 2 चक्कर में। जबकि रवि देखें तो 12 दूनी 24 और 12 3 36। रवि 3 चक्कर लगा लेगा। तो सोनिया जब तक 2 चक्कर लगाएगी तब तक रवि 3 चक्कर लगा लेगा, और सोनिया को 2 चक्कर लगाने में 36 मिनट लगेंगे, जबकि रवि 36 मिनट में 3 चक्कर लगा लेगा। तो 36 मिनट बाद ये तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो सोनिया उस वक्त 2 चक्कर पूरे करेगी और रवि 3 चक्कर। तो ये पता करना था हमें। इसमें सिर्फ समय पूछा था कि दोनों कोने समय बाद मिलेंगे। तो इसमें 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड किए और अभाज्य गुणनखंड के दोनों का LCM ज्ञात कर लिया। LCM आया 36। तो अतः दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 भी कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्नावली 1.2।